इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1962 के भारत चीन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कैसी थी? संघर्ष की द्विपक्षीय प्रकृति के कारण, सुरक्षा परिषद में चाइना की वीटो शक्ति के कारण और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की भारत की अनिच्छा के कारण कैसी थी? सीमित थी। अब चूंकि चाइना खुद युद्ध कर रहा है, जो कि परमानेंट मेंबर है, तो इसके पास तो क्या है आपका वीटो पावर, है ना। आजकल पता है, आजकल ना कंटेंट की कमी से नहीं, कंटेंट की अधिकता से ना जो एस्पिरेंट है ना वो परेशान हो रहे हैं। अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया भी, कहा सिक्योरिटी काउंसिल में, कहा कि यार एक काम करो ना, चाइना और भारत आप लोग क्या करो, युद्ध विराम की घोषणा करो और अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाओ, ऐसा बोला उसने। बट जैसा ही यूएसए किया तो रशिया ने क्या किया, उस पे कर दिया वीटो, ना 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 ना। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यूएन युद्ध की स्थिति में क्या कर सकता है। तो उसके बाद दो ही रास्ते हैं, पहला या तो विजिट करेगा, बात करेगा, मानवीय सहायता पहुंचाएगा अपनी संबद्ध एजेंसियों के माध्यम से, राजनीतिक हस्तक्षेप में जाके आपका मिलेगा उन देशों से। खास बात क्या थी कि भारत कोई भी विदेशी हस्तक्षेप या सहायता नहीं चाहता था, क्योंकि वह संघर्ष को मैंने आपको बताया राष्ट्रीय गौरव और सोवेरेनिटी दैट इज संप्रभुता के मामले के रूप में देखता था। ये वही वाली बात है ना, घर में हमारे मन के कोई रहते ना, कोई भी मान लो घर के सियान है ना, आके कहते भैया आप मना नहीं लड़ना चाहिए बेटा, आप मन मत करो मस्ती, मत करो मस्ती, हम लोग कहाँ सुनते हैं। वही जब पापा आते हैं, मम्मी आती है झाड़ू डंडा लेके और जब लगाती है हम लोग फट से समझ में आती है बात। आज अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो अब आपको इसके लिए तैयार रखना है, और मैं जो बता रहा हूँ उसको अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। वो क्या है? अभी जो आपको ये कहेगा ना कि बेटा तू तो एग्जाम निकाल रहा है, वो आपको दुश्मन है, बता रहा हूँ आपको मैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करना जो आपकी कमियों को बताओ, डेली आपको बोले इंप्रूव करने की। तो इन ए नटशेल आप कह सकते हो कि जो वीटो है सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये विवादास्पद भी है। नमस्कार दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने समझ लिया कि यूएन क्या है, उसके अंगों को देखा, सुरक्षा परिषद को हमने विशेष रूप से और पढ़ लिया। 3 लेक्चर में हमारा जो ये सिलेबस था पेपर 7 का सेक्शन 2 का पहला टॉपिक दैट इज यूएन या दैट इज संयुक्त राष्ट्र संघ, ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों होता क्या है ना, जब भी आप मेंस की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सिलेबस को इस तरीके से पढ़ लेने के बाद अच्छे तरीके से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप क्या करें, इसके पहले के पीएससी के मेंस के एग्जाम में इस टॉपिक से जैसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं ना, उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें। ऐसा करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से आपको मालूम चलता है कि हमारे द्वारा जो पढ़ा गया है क्या वो सफिशिएंट था। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको ना उस विषय के संबंध में और किस किस डायरेक्शन में सोचने की आवश्यकता है ना, ये आपको एकदम से ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसीलिए इस टॉपिक के खत्म होने के बाद मैंने आज ये PYQ सीरीज आपका शुरू करी है, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पहले क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, प्लस इसके साथ में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आए हुए प्रश्नों के आधार पर हम इस पीएससी के मेंस में कैसे प्रश्नों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि 100% एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता, बट हम एक प्रयास कर सकते हैं, ईमानदार प्रयास। ठीक है, तो ईमानदार मेहनत करोगे तो ईमानदार प्रयास होगा। ठीक है बच्चा, शुरू करें। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है जिसको मैं चाहता हूं चर्चा करना, वो है आपका कि भारत चीन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए, यानी कि रोल कैसा था यूएन का इस युद्ध में। अब देखिए एग्जाम के बाद क्वेश्चन का एनालिसिस करना आसान होता है, बट जब एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास वो प्रश्न होता है ना, तो वो जो स्थिति होती है वो असली स्थिति होती है। बट फिर भी अगर हमने क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया, ये जानने का प्रयास किया कि इसका आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए था ना, तो हमको किसी ना किसी रूप में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे में किसी टॉपिक में किसी एक पैराग्राफ में किसी एक लाइन को लिखने में काम आ जाए। ठीक है ना, एक बार बस इसको देख लीजिए। ठीक है, शुरू करें। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको इसके संबंध में बताता हूं कि जो यूएन था ना, यूएन की स्थिति कैसी थी इसको तो समझते हैं अपन। लेट्स से जैसे देखिए ये है आपका यूएन, जिसका निर्माण किया गया था भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए। ठीक है ना, मतलब दुनिया को बचाना था यूएन को किसी भी होने वाले युद्ध से। बट यूएन के रहते रहते में जो दो देश हैं दैट इज भारत और उसका पड़ोसी आपका देश चाइना, ये आपस में क्या हो गए, भिड़ गए मतलब युद्ध हो गया। युद्ध हो गया मतलब यूएन का जो प्रभाव था युद्ध को रोकने में, क्या यहाँ पर सही दिखाई पड़ रहा है? क्या नहीं दिखाई पड़ रहा।
अब देखो यूएन को अगर मान लो एक्ट करना भी है भारत और चाइना के बीच में, तो यहां पे समस्या क्या क्या है? समस्या सबसे पहले तो इसी का एक अंग है जिसके बारे में हमने अलग से पढ़ा था, और वो क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में एक समस्या उसको समझते हैं? देखो सिक्योरिटी काउंसिल में है आपका कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके साथ में है दो यूरोपीय देश, कौन कौन? फ्रांस है और कौन है आपका? यूके। इस तरफ यानी कि आपका एशिया से दो देश है, कौन कौन? एक है रशिया जो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, और उसके साथ में है चाइना। अब चूंकि चाइना खुद युद्ध कर रहा है जो कि परमानेंट मेंबर है, तो इसके पास तो क्या है आपका? वीटो पावर है ना। रशिया चाइना का दोस्त है। जब आपका रशिया क्या कर रहा था मालूम? जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, जब भारत ने मदद मांगी सबसे, तो रशिया क्या बोलता है? देखो यार, भारत हमारा दोस्त है बट चीन हमारा भाई है। ठीक है ना। ये सच वाज द स्टेटमेंट ऑफ द यूएसएसआर ऑफ दैट टाइम। अब कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है यूएन के लिए, जो खुद अपने सिपाही के रूप में देखती है, अपने सेनापति के रूप में देखती है किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को, कि उससे ही एक्सपेक्ट करे कि वो अपने ही युद्ध को क्या करे? आपका रोके। बहुत कठिन काम था। अच्छा, इस सब में हम इंडियंस का एक खुद का ईगो भी बड़ा यहाँ पे आ रहा था। हम सब उस समय नए नए आजाद हुए थे और हम ये मानते थे कि भाई ये जो युद्ध है ना, ये हमारी संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है, ये हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है, हम इसे अपने स्तर पर निपटा लेंगे, ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस था। हमने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, हमने आपका सिक्योरिटी काउंसिल के पास गुहार भी लगाई गई थी, बट हमारे उस गुहार को चर्चा के लिए भी नहीं लिया गया था। तो भारत ने भी समझ गया भाई हमारी कोई हेल्प करने आने वाला नहीं, हमको इसके लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। ये भारत की स्थिति थी, ये भारत। अब इस ग्रुप में जो मजबूत देश दिखाई देता है वो कौन है? आपका अमेरिका। अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया भी, कहा? सिक्योरिटी काउंसिल में। कहा कि यार एक काम करो ना, चाइना और भारत आप लोग क्या करो, युद्ध विराम की घोषणा करो और अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाओ, ऐसा बोला उसने। बट जैसा ही यूएसए किया, तो रशिया ने क्या किया? उस पर कर दिया वीटो, ना 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 ना। ठीक है। तो ये जो आपका रशिया ने किया, इसकी वजह से जो यूएसए का प्रस्ताव था वो क्या हो गया? स्थगित हो गया। अब ये जो कहानी है, इससे आपको पिक्चर समझ में आ रहा है? ये है तत्कालीन वैश्विक पटल की एक बेसिक सी तस्वीर, बहुत ही बेसिक और क्लियर तस्वीर, जिसमें हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसे में यूएन कर भी क्या सकता था, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति हमको आज भी, जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, वहां भी देखने को मिलती है, और यहां पे हमारी भूमिका बिल्कुल अलग है ना। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं ना, तो हमको कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में आपको मैं बेसिक बातें बताता हूं। सबसे पहली बात तो आप क्या लिख सकते हैं कि इस युद्ध में भारत आपका और चाइना के युद्ध में जो यूएन था उसकी जो भूमिका कैसी थी? उसकी भूमिका थी आपका सीमित। ये सीमित वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए था। ठीक बात है। अच्छा, क्यों सीमित थी? क्योंकि जो संघर्ष है मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा था। कैसा मुद्दा था? द्विपक्षीय मुद्दा। द्विपक्षीय क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रुप ने आपका संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के या हस्तक्षेप की मांग करी ही नहीं थी, इसलिए इसको हम क्या करें? द्विपक्षीय मुद्दा था। और यही कारण है कि इसकी आपका जो भूमिका थी कैसी थी? सीमित थी। क्योंकि सोवियत संघ ने, मैंने आपको बताया, सोवियत संघ ने क्या किया था? इस सिक्योरिटी काउंसिल में एक अमेरिकी समर्थित आपका जो प्रस्ताव है उस पर वीटो कर दिया था, जिसमें दोनों देशों द्वारा युद्ध विराम और सेना को वापस लेने का रिक्वेस्ट किया गया था। क्लियर? चीन भी, मैंने आपको बताया, सुरक्षा परिषद का एक परमानेंट मेंबर था, उसके पास वीटो पावर थी। चीन ने संघर्ष में किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप, चीन ने भी किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय इंटरफेरेंस, दैट इज हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। ठीक। अब इन सब के बाद मैंने आपको बताया था, खास बात क्या थी कि भारत कोई भी विदेशी हस्तक्षेप या सहायता नहीं चाहता था, क्योंकि वह संघर्ष को, मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय गौरव और सोवेरेनिटी, दैट इज संप्रभुता के मामले के रूप में देखता था। भारत का मानना था कि वो अपने दम पे क्या कर सकता है? स्थिति को संभाल सकता है। ठीक है ना। और वह कमजोर या बाहरी मदद पर आपका निर्भरता अपनी नहीं दिखाना चाहता था। बट अब इन सब बातों के बावजूद कुछ बातें जो उस समय यूएन ने करी वो क्या थी? उस समय यूएन के महासचिव थे आपका यू थांट। ये एक आपका फैक्ट है। अरे थांट, ठीक, यू थांट।
यूथांड उस समय तत्कालीन महासचिव थे कहा के यूएन थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के प्रयास किए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना नवंबर 1962, ठीक चल रहा था युद्ध, इसी समय उन्होंने भारत और चीन दोनों देशों का दौरा किया और दोनों देशों से संयम बरतने और अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का रिक्वेस्ट किया। हालांकि उनके इस प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। वही वाली बात है ना, घर में हमारे मन के कोई रहते ना, कोई भी मान लो घर के सियान है ना, आके कहते भैया मना नहीं लड़ना चाहिए बेटा, आप मन मत करो मस्ती, मत करो मस्ती, हम लोग कहाँ सुनते हैं। वही जब पापा आते हैं, मम्मी आती है झाड़ू डंडा लेके और जब लगाती है हम लोग फट से समझ में आती बात। सिमिलरली सबको पता था, भारत को भी चाइना को भी यूथांड आए हैं महासचिव, आएंगे चले जाएंगे, इनके पास कोई खास पावर तो है नहीं। तो जब ऐसा होता है ना, तो जैसे हमारे घर में जो चीज हो रही होती है ना, वही चीज हमको वैश्विक जो एजेंसियां हैं वैश्विक स्तर पर भी एकदम सेम टू सेम हमको दिखाई देती है। बस आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1962 के भारत चीन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कैसी थी। संघर्ष की द्विपक्षीय प्रकृति के कारण, सुरक्षा परिषद में चाइना की वीटो शक्ति के कारण और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की भारत की अनिच्छा के कारण कैसी थी, सीमित थी। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपने आंसर को फ्रेम करते तो हमारा आंसर बहुत बढ़िया हो सकता था। नहीं किया तो अब ऐसे आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, उस पर आप देखिएगा। आई बस इस वीडियो पे बने रहो, आप थोड़ा देखो इसको ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जामाइन द रोल ऑफ यूएन इन कोरिया वार, यानी कि कोरिया युद्ध 1950-53 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब देखो भूमि भूमि दो बार हो गया, भूमिका भूमिका है ना, तो ये जो भूमिका वाला प्रश्न है ये दोबारा आया। इस बार किस में आया, आपका यूएन और कोरिया युद्ध के संबंध में आया। अब इस प्रश्न को मैं आपको बताऊं, इसके पहले ना मैं आपको कुछ इसका एक बैकग्राउंड भी बता दूंगा। बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको फेयर आइडिया हो जाएगा। अब देखो, पहली बात समझिएगा कि इंडो चाइना युद्ध की तरह संयुक्त राष्ट्र की भूमिका यहां पर सीमित नहीं थी। यहां पर यूएन ने सच में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भूमिका कैसे निभाई थी पता है, बावजूद इसके कि सोवियत संघ और चाइना द्वारा समर्थित उत्तर कोरियाई सेना ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था, यूएन ने यहां पर एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। कैसे बताऊं, देखो सीधे से आते हैं उसी सिक्योरिटी काउंसिल में। इस सिक्योरिटी काउंसिल में है एक तरफ आपका यूएसए, फ्रांस, यूके, इधर है चाइना और आपका रशिया। क्लियर। अब देखो यहां मैं क्या बता रहा हूं, चाइना और रशिया दो बड़े भाई है ना अपने एशिया के, हमारे मतलब एशिया महाद्वीप के दो बड़े आपका बिग गन्स हैं ये लोग, बिग ब्रदर। अब दोनों मिलके छोटे सा बेचारा छोटा सा देश है आपका, कौन, साउथ कोरिया। ये आपका साउथ कोरिया, ये उसके ऊपर में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी बदमाश है भाई, और जो साउथ कोरिया है वो बेचारा सीधा साधा। अब ये तीनों बड़े भाई दो बड़े भाई इस छोटे के साथ देने के चक्कर में दबा रहे थे किसको, आपका साउथ कोरिया को। इस साउथ कोरिया के ठीक बगल में है आपका यूएसए। अभी साउथ कोरिया की मदद करनी थी किसको, आपका यूएसए को। अब यहाँ पे इन्वॉल्व कौन कौन है प्लेयर, देखो यहाँ पे चाइना इन्वॉल्व है, यहाँ पे रशिया इन्वॉल्व है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व है। अब जो नॉर्थ कोरिया है इसका जो काम करने का तरीका है ये ऐसा है, कई मामलों में अलोकतांत्रिक। अब यहाँ पर यूएसए ने फ्रांस और यूके के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जिससे चलते जो यूएन है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपका इस युद्ध में। समझते हैं आगे कैसे। देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो ये जो वॉर था, यानी कि जिसकी शुरुआत करी थी आपका किन्होंने, रशिया ने, चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने। तो इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने क्या किया, इस आक्रमण की निंदा की। सबसे पहले निंदा करते हैं, और इस निंदा करते हुए उसने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया और तत्काल युद्ध विराम का रिक्वेस्ट किया कि भाई युद्ध विराम कर दीजिए। अब इसके बाद कुछ खास तो हुआ नहीं, तो क्या हुआ, ये जो यूएन है ना, दैट इज हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने क्या किया, एक संयुक्त राष्ट्र कमांड यानी कि यूनाइटेड नेशन कमांड की स्थापना की। कहां, साउथ कोरिया में। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था मालूम, जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन, आपका यूएसए। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं, फ्लो को 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं, यहां पे एक बात को और समझना, थोड़ा पॉज करके वीडियो को, कि देखो भारत चीन युद्ध कब हो रहा है, 1962 में। इसके ठीक देखो 10 साल बाद, और ये 50 मतलब अभी अभी बने हैं ना, मतलब 1945 को ही बना है यूएन, और उसके बाद में ये स्थिति हमको दिखाई दे रही है।
तो इस समय यूएसए का ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि नहीं करने से क्या होता ना, बहुत ज्यादा जो यूएन का जो प्रभाव है वो हमें कम दिखाई देता। चाइना भी इस समय भले मेंबर तो है सिक्योरिटी काउंसिल का, बट वो मजबूत स्थिति में नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि ये जो कमांड बना ना संयुक्त राष्ट्र का, जिसकी आपका लीडरशिप यूएसए कर रहा था, तो इसने क्या किया, उत्तर कोरिया के आक्रमण को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया का समर्थन किया। और इस संबंध में उसने क्या किया, यूएस ने अपने साथ 16 देशों के सैनिकों को भी साथ ले लिया, ठीक। तो एक तरफ है यूनाइटेड नेशन की कमांड, जहां पर आपका यूएसए के साथ साथ 16 अन्य देशों के सैनिक है, और एक तरफ है आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इस कमांड के कारण उत्तर कोरिया के जो आक्रमणकारी थे ना, इनके खिलाफ बल प्रयोग करने का एक अधिकार मिल गया था किसको, सुरक्षा परिषद को, ठीक है ना, मतलब उसको एम्पावर कर दिया गया था। और इस कारण जो साउथ कोरिया था वो बच गया। तो आपको दिख रहा है ना कि यूएन ने यहां पर अपनी कैसी भूमिका निभाई, यूएन ने प्रॉपर एक सेफ गार्ड दिया किसको, साउथ कोरिया को, ठीक। इस प्रकार इसी में अगर आगे बढ़े तो एक फैक्ट है आपका, क्या है, जुलाई 1953, ठीक। जुलाई 1953 में एक आपका साइन करके युद्ध विराम का समझौता भी बनाया गया, और इसकी निगरानी के लिए भी सैन्य युद्ध विराम आयोग की भी स्थापना की गई, ठीक। तो क्या हुआ, अभी तक की कहानी क्या है, अभी तक की कहानी कुछ ऐसी है कि इस युद्ध में हमने पहले क्या किया, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने कमांड बनाया, कमांड के बाद सेना आ गई, यूएसए आ गई, यूएसए के साथ में 16 देशों के सैनिक भी आ गए, और उसके बाद में क्या हो गया, हमको दिख रहा है कि युद्ध विराम हो गया। अब ये युद्ध विराम है कि नहीं, इस बात को मेंटेन करने के लिए क्या बनाया गया है, एक आयोग बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, सैन्य युद्ध विराम आयोग, क्लियर। तो इस आयोग के चलते हुआ क्या कि जो स्थिति थी इस युद्ध की, वो पहले से काफी आपका शांत हो गई। अच्छा, क्या इस सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए की लीडरशिप के अलावा क्या यूएन का कोई रोल नहीं था क्या, बिल्कुल था। यूएन ने वार्ता में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण ये जो समझौता था युद्ध विराम का, ये हो पाया, ठीक है। अब ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा जरूरी था। आ गया आपसे बन पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पड़ता तो अभी जो मैंने आपसे दो तरीके सुझाए हैं ना, दो आंसर मैंने आपको बताए हैं, तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यह आइडिया हो जाएगा कि यूएन युद्ध की स्थिति में क्या कर सकता है। तो उसके बाद दो ही रास्ते हैं, पहला या तो विजिट करेगा, बात करेगा, मानवीय सहायता पहुंचाएगा अपनी संबद्ध एजेंसियों के माध्यम से, राजनीतिक हस्तक्षेप में जाके आपका मिलेगा उन देशों से, या फिर उसके पास जो फाइनल हथियार है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अगर कोई आपका सिक्योरिटी काउंसिल का देश या उसका राष्ट्रहित उसमें अगर आपका आड़े नहीं आता, तो यूएन बहुत ही इजीली आपका उस युद्ध को रोक सकता है। बट अगर सिक्योरिटी काउंसिल का कोई देश खुद ही उस युद्ध में शामिल है, तो यूएन की जो भूमिका है बहुत सारे मामलों में सीमित हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के आंसर के समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरियाई आक्रमण की निंदा करके दक्षिण कोरिया को सैन्य और राजनयिक समर्थन प्रदान करके साउथ कोरिया दैट इज दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय बल का आयोजन करके और युद्ध विराम समझौते की ओर ले जाने वाली वार्ताओं की देख रेख करके इस युद्ध में अपनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबा हो गया क्या, प्रैक्टिस करिएगा, आपसे भी बन जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा, अब देखो, अब आ रहे हैं इस लेक्चर के हम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट में, दैट इज रूस यूक्रेन युद्ध में यूएन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब ये प्रश्न भूमिंदर सिंह ने बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको आंसर क्या लिखना है आज। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो अब आपको इसके लिए तैयार रखना है, और मैं जो बता रहा हूं उसको अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। वो क्या है, देखिए, यूएन ने रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा आपको लिखना है। बट आपको सामने ये भी लिखना है कि लेकिन इस युद्ध को रोकने में जो यूएन है वो पूरी तरीके से विफल रहा, ठीक है। अब यूएन को भविष्य में इस तरह के युद्धों को रोकने और युद्ध प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए और भी अधिक प्रभावी होने की न सिर्फ आवश्यकता है, बल्कि इसकी भूमिकाओं के भी पुनरीक्षण करने की एक आवश्यकता है। पुनरीक्षण से मेरा मतलब रिव्यू करने की जरूरत है। कैसे, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि अगर हम भूमिका की बात करें रूस यूक्रेन युद्ध में आपका यूएन की, तो उसकी भूमिका को लेकर पॉइंट कौन कौन से बनने चाहिए। सबसे पहले हमको ये परीक्षण करना है कि युद्ध को रोकने में यूएन की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो देखो, पहली बात क्या लिखना है, युद्ध को रोकने की जहां तक बात है तो यूएन इसमें क्या रहा, विफल रहा। सुरक्षा परिषद में रूस के वीटो के कारण युद्ध को रोकने में यूएन कैसा रहा, असफल रहा। तो आपको अगेन दिख रहा है विफलता का रीजन क्या है, वीटो। यही तो कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने
देश होने की जिम्मेदारी के कारण बार बार इस चीज की गुहार लगाता है कि जो वीटो पावर है ना, यही यूएन को काम करने नहीं दे रही है। भारत बार बार कहता है इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब न सिर्फ युद्ध को आपका रोकने में असफल रहा, बल्कि युद्ध अपराधों की जांच के लिए यूएनएससी द्वारा गठित आयोग भी रूस पर कार्रवाई करने में कैसा रहा है, अभी तक असमर्थ रहा। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो आयोग बनता है, जैसा कोरिया वाले युद्ध में बना था ना, वो भी आपका चूंकि वीटो पावर रशिया के पास, तो वो भी काम नहीं कर पा रहा है। तो पहला है युद्ध के संबंध में इसकी भूमिका असफल। क्यों? वीटो पावर। दो वर्ड है, विफल रहा क्यों? वीटो के कारण। अब बात करते हैं दूसरे पहलू पे कि भाई मानवीय सहायता के संबंध में क्या इस यूएन ने कुछ किया क्या। देखें भाई, देखो मानवीय सहायता की जब जहां तक बात करते हैं ना, तो यूएन ने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आप लिख सकते हो, इस संबंध में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्यों? क्योंकि यूएन ने लाखों लोगों को भोजन, पानी, आपका शेल्टर दैट इज आश्रय, या जो मेडिकल फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड की थी। ये मैं कैसे कह रहा हूं, इसको कहने के लिए मेरे पास एक आंकड़ा है। आंकड़ा कहां से आया? मैंने जब देखा इस पे तो मुझे एक आपका साइट मिली, उसे हम कहते हैं यूएनएचसीआर। ये यूएनएचसीआर क्या है? द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजी। इसने 2023 तक, कब तक? 2023 तक 8.8 मिलियन से अधिक, कितने? 8.8 मिलियन से अधिक जो यूक्रेनी शरणार्थी है ना, उनका क्या किया है? उनका किया है पंजीकरण, दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो ये पहला आंकड़ा मानवीय सहायता के संबंध में। दूसरा, WFP आपने सुना क्या? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सुने हो ना? तो इसने भी 2023 तक 12.2 मिलियन, कितने? 12.2 मिलियन, ठीक, 12.2 मिलियन से अधिक लोगों को खाद्य सहायता दैट इज फूड से रिलेटेड असिस्टेंस आपका प्रोवाइड किया है। ये हो गया WFP। एक और चीज है आपका यूनिसेफ। युद्ध से हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कौन? महिलाएं और उनके बच्चे। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने 2023 तक 3.2 मिलियन से अधिक बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। कितना? 3.2 मिलियन से अधिक बच्चों को क्या की? शिक्षा और आपका स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी। समझ में आ गई बात? तो यूएन की रूस यूक्रेन युद्ध में मानवीय सहायता के रूप में जो आपका एक्ट है, जो आपकी बातें उसने करी है, क्लियर हो रहा है ना? ये बातें चाहो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो सकता है आपको ये डेटा याद ना हो, कोई बात नहीं, आपको डेटा याद नहीं होता तो, मगर ये जो डेटा है ना, ये आपके मेंस में जो पेपर 2 है, ऐसे वाला पेपर, वहां भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, वहां आपके काम आएगा। ठीक है ना? एक बार कोशिश करिएगा, ये डेटा आपको 2-3 बार रिवाइज करने से याद हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया मानवीय सहायता वाला पहलू। तीसरी भूमिका का इसका परिश्रम करते हैं किस संबंध में? राजनीतिक सहायता। भाई राजनीतिक समाधान को आपका प्राप्त करने में जो आपका यूएन है, इसने क्या आपका भूमिका निभाई? तो देखो यूएन ने युद्ध के लिए राजनीतिक समाधान ढूंढने के प्रयासों में भी एक अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसके महासचिव ने, ठीक है, हमेशा पहले की तरह इसके महासचिव ने युद्ध विराम और वार्ता के लिए बार बार क्या किया? रिक्वेस्ट किया। और इन्होंने क्या किया? एक प्रस्ताव भी आपका पारित किया, यूएनएससी प्रस्ताव उसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव। 2022 में इस प्रस्ताव के माध्यम से इस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव ने रूस की आक्रामकता की निंदा करते हुए यूक्रेन से तत्काल वापसी की मांग भी की। ठीक है ना? और इस संबंध में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 जो प्रस्ताव है वो पारित किए गए थे। ठीक है ना? अच्छा, जो महासचिव हैं, इन्होंने राजनीतिक समाधान निकालने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, न सिर्फ आह्वान किया बल्कि उन्होंने यात्रा भी की। यात्रा कैसे की? 2022 में, ठीक, 2022 में जो महासचिव थे आपका यूएन के, इन्होंने यूक्रेन और आपका जो रूस है उसकी यात्राएं की और बार बार रिक्वेस्ट किया। क्लियर? तो ये हो गया राजनीतिक समाधान। चौथा पॉइंट भी ये बना लेते हैं अपन कि भाई भविष्य में भूमिका क्या हो सकती है? फ्यूचर में भी तो आपका कोई भूमिका होगी, तो भविष्य में यूएन की क्या भूमिका हो सकती है? तो देखिए, यूएन को युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभानी होगी। यूएन को ये सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यकता, मतलब यूएन को ये बार बार सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसा कोई भी भयंकर आपका युद्ध ना होने पाए।
ठीक है ना। तो इस संबंध में यूएन के जो महासचिव हैं, अगेन यहाँ पे एक आंकड़ा आता है कि इन्होंने यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए, दैट इज आपका रिहेबिलिटेशन या री का बिल्डिंग के लिए अगेन $1.7 बिलियन की योजना का प्रस्ताव दिया है। कितना? 1.7 बिलियन। ये यूक्रेन के लिए ना, रशिया के लिए नहीं है, ठीक है ना। और साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भी कई प्रस्ताव देशों के द्वारा पेश किए गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को लिखते हैं तो आपका जो भूमिका वाला टॉपिक है या भूमिका वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हो जाता है ओके, क्लियर। अच्छा, अब देखिए प्रश्न और आया था इस संबंध में, सुरक्षा परिषद के संगठन को समझाइए। ये प्रश्न इजी प्रश्न है, मैं आपको इसका होमवर्क भी दे रहा हूं, आप इसके आंसर लिखिएगा, लिख के ना मुझे आप मेल कर दीजिएगा। हमारी जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना। इस मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप मेंशन कर दीजिएगा। देखो आप लोग ये बात समझिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी एस्पिरेंट हैं ना, वो पता है अभी किस चीज से जूझ रहे हैं? उनके पास ना सिर्फ एक ही समस्या है, और वो क्या है मालूम? मेहनत की। मैं इस बात को पूरे दावे से कह सकता हूं क्योंकि जितने भी मेरे पास अभी कॉल्स आते हैं, जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही है, कई बच्चे भी सिंसियर हैं जो मेरे पास आंसर चेक कराने के लिए आ रहे हैं। आपको ये बता कि मुझे आपका अच्छा भी नहीं लग रहा, मगर आपके लिए जानना जरूरी है कि अधिकतर बच्चे जो मेरे पास अपने आंसर चेक कराने के लिए आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट थिंग, ओके। नाउ एज पर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर कंसर्न, वो एक तो आ नहीं रहे हैं, और जो आ रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी पहले से, ठीक, बट फिर भी वो अपने आंसर को चेक कराने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको और भी बेहतर करने की जरूरत है, वो चाहते हैं कि सर मुझे और भी अच्छा करना है। और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अभी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत कम आ रहे हैं जो पहले से ही, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं या जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई कर रही है लाइफ में, ऐसे बच्चे कोई नहीं आ रहे। इनको लग रहा है कि हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे, हमारा काम चल रहा है, हम लोग वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी। हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो उस समय छत्तीसगढ़ से विरले ही कोई दिखता था कि सेलेक्ट हुआ है, और जैसे हमको मालूम चलता था कि उसने प्री भी निकाला यूपीएससी का या कुछ भी, हम जाके ना उसके बाद झूम जाते थे, क्योंकि उस समय मिलते नहीं थे लोग। आजकल पता है, आजकल ना कंटेंट की कमी से नहीं, कंटेंट की अधिकता से ना जो एस्पिरेंट है ना वो परेशान हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मेरे सारे एस्पिरेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मन ला बहुत जरूरी हो गए है, मेहनत करे बस स्टार्ट करना। आप मन नहीं करूँ तो आप मन पीछे रहो, और ये बात सिर्फ आप मन से जुड़े है, आप मन के शिक्षा, आप मन के नौकरी संबंधित है, इसने नो है, आप मन के संस्कृति से भी ये बात जुड़े है। कार की देखो छत्तीसगढ़ में अब बाहर की संस्कृति है, बहुत ज्यादा मजबूती से अपन पॉपुलर होते, पर आप मन के जो भी संस्कृति संबंधी चीजें ना वो बहुत पीछे हो जाते, और काबर इसने होते कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। भाई मैं जब छत्तीसगढ़ से बाहर निकला, जब मैंने नौकरी करी, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, और मैं हमेशा ये पाया कि छत्तीसगढ़ के कल्चर को दिखाने के लिए बाहर में मेरे पास कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता छत्तीसगढ़ के बारे में। क्लियर? तो क्या नहीं होना चाहिए? क्या बिल्कुल जानना चाहिए ना। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप इसके लिए मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे। बिना मेहनत, बिना संघर्ष, बिना आपका किसी सही गाइडेंस में ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो जब मेरे पास जो नौकरी करने आ रहे हैं, जो लोग बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जब ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे पास बात करने हैं, अपने आंसर चेक करा रहे हैं, तो जो एस्पिरेंट है, जो लोग लाइब्रेरी में बैठे, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? आप लोग को भी आना चाहिए। समय की बर्बादी नहीं है, इससे आपको गाइडेंस ही मिलेगा। अभी जो आपको ये कहेगा ना कि बेटा तू तो एग्जाम निकाल रहा है, वो आपको दुश्मन है, बता रहा हूं आपको मैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करना जो आपकी कमियों को बताओ, डेली आपको बोले इंप्रूव करने के लिए। इसी प्रेशर से पढ़ाई हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल त्याग तपस्या करना है, आपने जिंदगी का भी जिए, उसका भी स्वाद लो, आप लोग बिल्कुल करो, बट जो सिंसियरिटी होती है ना, मान लो मैंने कोई लक्ष्य तय किया, अगर मैंने लक्ष्य तय किया कि मुझे 2 साल में सीजीपीएससी का एग्जाम निकालना है, अब ये लक्ष्य जब मैंने बनाया, तो इसको देखते ही मेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं, सबका जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए अलग हो गया। सब मुझे अब अलग नजर देखने लगे हैं कि अगला या अगली पीएससी का तैयारी कर रहा है। बट 2 साल के समय बीतने के बाद अगर हम कुछ सही नहीं कर पाते, कुछ सही नहीं कर पाने से मेरा मतलब एग्जाम नहीं निकला उसका कोई मतलब नहीं, वो तो एक चांस की बात होती है, किसी का एग्जाम निकला, किसी का नहीं निकला। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि इस तैयारी के दौरान मैंने खूब मेहनत करी, और ठीक है मेरा सीजीपीएससी मेंस में किसी कारण से नहीं हुआ, बट हाँ ये जितने भी पाइपलाइन आगे जितने भी एग्जाम थे ना, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम तो मेरा निकलेगा ही, क्योंकि मेरी तैयारी 95% हो चुकी, 5% में चूक रहा हूँ। अब उसके लिए मुझे काम करना है, मुझे गाइडेंस लेनी है। समझ रहे मेरी बात?
तो इसी तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है वो हो सकता है। क्लियर? हम अभी अवेलेबल हैं यहाँ रायपुर में और आपका भिलाई में। मैं विवेक पटेल सर, ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 1। मतलब मैं तो बहुत ही अच्छा फील करता हूँ कि विवेक पटेल सर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो गाइड कर रहे हैं बच्चों को, और आप लोगों को तो उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। हमसे भी आपके यहाँ मिल सकते हो, अपने आंसर चेक करा सकते हो, ज़रूर करिए ये काम। नहीं करोगे तो आप ही लोग पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं ना उनको जैसा इनपुट यहाँ पे मिल रहा है उनके बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। ठीक, वापस आए तो ये जो क्वेश्चन है आपका सुरक्षा परिषद के संगठन को समझाइए वाला, ये प्रश्न इजी है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप करिए। अब देखो ये प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की क्या भूमिका, 2 नंबर का प्रश्न है कि भाई अस्थायी सदस्य करते क्या है। तो देखो हमको पता है कि जो अस्थायी सदस्य हैं इनकी जो भूमिका है ये महत्वपूर्ण मुद्दे या उनसे संबंधित मुद्दों पर वोट डालने तक सीमित होती है। ठीक है ना? जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, ये वास्तविक सदस्यों के समान इनको अधिकार तो नहीं होते, बट वो निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। कैसे? मान लो कोई मुद्दा है, लेट्स से आपका यूक्रेन का ही मुद्दा है या कोरोना वाला मुद्दा है। अब वहां पे ठीक है जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कुछ कर नहीं पाए, बट उनकी जो बातें हैं वो तो मीटिंग की मिनट्स में आएंगी ना, और ये जो मीटिंग के जो मिनट्स हैं ये 193 देशों के पास भी जाते हैं। तो इससे एक आपका बेइज्जती काइंड ऑफ थिंग ये होती है ना उन देशों की जो अपने हित के चक्कर में वैश्विक हित को दरकिनार कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस संबंध में आपको इसके आंसर को ऐसे लिखना है कि ठीक है भाई, नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं ना वो परिषद के निर्णयों पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त समय के लिए चूंकि इनकी मेंबरशिप होती है तो हमेशा यहाँ पे समानता की स्थिति नहीं हमको देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा, अब एक अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में विवादास्पद अधिकारिता से क्या आशय है। अब यहां पे एक बात समझना है कि इस संदर्भ में इसका अर्थ क्या है। देखो इसका मतलब होता है कि किसी भी मामले में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्थापित करने की क्षमता। यानी कि मान लो कोई सा भी मामला है, लेट्स से आपका भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, ये हमारा भारत और ये मान लो आपका ये देश है पाकिस्तान। ठीक है, तो विवादास्पद अधिकारिता का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं तो किसी भी मामले में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसके अधिकार क्षेत्र को स्थापित करने की जो क्षमता होती है ना, यही आपका कहलाता है क्या? यही कहलाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में विवादास्पद अधिकारिता को। और यह तब होता है जब विवादित पक्षों में से कम एक पक्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता। लेट्स से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा है और भारत किसी मुद्दे को लेकर मान लो गया यूएन के पास, अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये जो मुद्दा है ना हम दो देशों के बीच का, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो इस संबंध में जब ऐसा इसने बोला कि नहीं आता, तो आएगा कि नहीं इस बात को चेक करने वाले जो बात है ना, यही आपका आती है इस टॉपिक के अंदर में। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो देखो विवादास्पद अधिकारिता के 3 मुख्य प्रभाव होते हैं। पहला, सहमति। यह सबसे एक बेसिक आपका टाइप होता है इस अधिकारिता का। मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या मैंने कहा? सहमति। ये इस अधिकारिता का पहला एक टाइप है, सहमति, जिसमें होता है, जिसको हम सबसे सामान्य आपका प्रकार कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि दोनों जो पक्ष होते हैं, लेट्स से आपका यहाँ पे इस केस में पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों इसकी अधिकारिता को क्या करते हैं? आपका स्वीकार करते हैं, यानी कि सहमति। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका अनुबंध। अनुबंध मतलब कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते न्यायालय को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं। मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस संबंध में कोई भी विवाद होने पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या होगा? इस चीज का निर्णय करेगा। ठीक है ना? अच्छा, जैसे कि मान लो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रेफरल करना, ये भी इसका एक पार्ट है। तीसरा पार्ट कि भाई जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसके पास किसी चीज को भेजना, तो ये भी आपका एक इसका हिस्सा है विवादास्पद अधिकारिता से संबंधित। यानी कि कोई मामला इसके क्षेत्राधिकार में आता है कि नहीं आता, इसको जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी रेफर करके आपका बता सकता है। क्लियर है ना? तो इस मामले में न्यायालय पहले यह निर्धारित करता है कि क्या उसके पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार है या नहीं, और उसके बाद निर्णय लेता है कि इस मामले को उसको लेना है चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ये मामला उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो वो तुरंत उसको खारिज कर देता है। ठीक, तो मैंने जो पहली जो बात कही थी कि भाई इसका अर्थ क्या होता है, अगर 2 नंबर में आपको पूछा है तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि भाई इसका जो अर्थ है, दैट इज विवादास्पद अधिकारिता का अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी मामले में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्थापित करने की क्षमता, और यह तब होता है जब विवादित पक्षों के में से कम एक पक्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता है। ठीक, अच्छा, अब ये देखो वीटो पावर का क्या करना है, आपको नेचर के बारे में बताना है कि एग्जामाइन दी नेचर ऑफ द वीटो इन दी सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका भी आंसर आप लोग लिखें और लिखने के बाद में मुझे मेल कर दें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग अगर प्रयास खुद से करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं देख भी पाऊंगा कि आप लोग कैसा इसका आंसर लिखते हो। बट हाँ, अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो अगेन मैं इसको कुछ पॉइंट में बांटूंगा। पहला तो भाई क्या, प्रभाव, वीटो का प्रभाव कैसा होता है। तो ये जो निषेधाधिकार है, दैट इज जो वीटो है, ये सुरक्षा परिषद के निर्णयों को न सिर्फ प्रभावित करता है इसके बल्कि इसके माध्यम से जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर वीटो का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हमेशा खतरा बना रहता है। तो ये हो गया प्रभाव के संबंध में। दूसरा है इसकी वैलिडिटी, दैट इज आपका वैधता से संबंधित आपका मामला। तो ये जो वीटो है इसकी जो वैधता है, इसकी वैधता पर भी अक्सर सवाल उठाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसे अनडेमोक्रेटिक, दैट इज अनलोकतांत्रिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह 5 देशों को शेष 193 देशों पर अत्यधिक क्या कर देता है, शक्ति दे देता है। तीसरा पॉइंट है आपका इसमें सुधार, यानी कि कौन कौन से इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो ये जो वीटो है इसको सुधारने के लिए कई प्रस्ताव दिए गए हैं। कुछ लोग वीटो के उपयोग को सीमित करना चाहते हैं, जबकि अन्य इसे पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। तो इन ए नटशेल आप कह सकते हो कि जो वीटो है सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये विवादास्पद भी है। इसकी जो इफेक्टिवनेस है, दैट इज जो प्रभावशीलता है, इसकी जो वैधता है, दैट इज जो वैलिडिटी है, और जो सुधार है, इस पर बहस जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने सुना है, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये कहा है, क्या कहा है भाई? एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहता है कि जो आपका 5 स्थायी जो मेंबर हैं, इन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्वार्थ और भू राजनीतिक हित, दैट इज जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए ही बार बार इस वीटो का उपयोग किया है। कभी भी इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्थिरता या फिर आपका और किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए नहीं किया गया। जबकि जो इसका समर्थन करते हैं, दैट इज जो वीटो पावर का समर्थन करते हैं, वो इस पावर को क्या कहते हैं वो मानते हैं कि ये जो शक्ति है ना, ये अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को लाने वाली है। ये तत्काल किसी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हथियार है, जो सिक्योरिटी काउंसिल को और आपका बहुत बड़े रूप में यूनाइटेड नेशन को ही आपका मजबूत करती है। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न आया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से भी कि इसकी सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखी है। टिप्पणी का मतलब क्या क्या सीमाएं हैं, उसी के बारे में बात करना है। तो यहां पे देखो आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए। देखिए आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो सीमाएं हैं ना मुख्य रूप से कैसी बताऊं, मुख्य रूप से इसकी संरचना, आपकी जो सीमाएं हैं वो है संरचनात्मक, यानी कि इसके स्ट्रक्चर से संबंधित इसकी सीमाएं। और कैसी हैं कुछ मामलों में परिस्थिति जन्य, ठीक है ना। और कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिनसे हमारे देश का भी जो न्यायपालिका है वो भी आपका परेशान है, दैट इज जो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है ना। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, मान लो कोई युद्ध अपराध हुआ या कोई मानवता के खिलाफ कोई अपराध हुआ, तो इसके किसी भी आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है किसका, आईसीजे का। ये पहली इसकी सीमा है। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराधों के किसी भी आरोपी व्यक्ति पर, ध्यान देना किस पर, किसी व्यक्ति पर इसका कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह व्यक्ति किसी ना किसी देश का नागरिक होगा और नागरिक पर उस देश के कानून का क्या होता है, पालन होता है। ठीक, पहली चीज तो किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता। मान लेते फिलहाल की एक सीमा है। आईसीजे एक शीर्ष अदालत नहीं है, ये इसकी दूसरी सीमा शीर्ष अदालत नहीं है। मतलब मान लो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हम वहां पे आपका चैलेंज करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आईसीजे एक शीर्ष अदालत नहीं है।
और जिसके पास किसी राष्ट्रीय अदालत, कोई किसी देश की कोई राष्ट्रीय अदालत जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह लोगों के लिए अंतिम उपाय की अदालत भी नहीं है, ठीक है ना। यह सिर्फ उसे क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय जितने भी आपका ट्रिब्यूनल है या न्यायाधिकरण है, इनके लिए एक अपील अदालत की तरह काम भी नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, सुमोटो, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का स्वतः संज्ञान ले लेता है, आईसीजे ऐसा नहीं कर सकता। यह देशों द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किए जाने पर ही मामलों या विवादों को सुन सकता है। मतलब अगेन, मान लो भारत पाकिस्तान किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो ही आईसीजे क्या करेगा, इस मामले को सुनेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं सुनेगा, ठीक। अच्छा, मान लो किसी देश ने कोई कांड किया, कोई कृत्य किया, उस कृत्य की भी जांच ये नहीं कर सकता, जैसा कि हमारे देश में, हमारे देश का जो कोर्ट है, न्यायपालिका करता दिखाई देता है ना। मान लो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में लगा आपका सुप्रीम कोर्ट का गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, तुरंत क्या किया उसने, उसको क्वेश किया और डायरेक्ट किया किसको, चुनाव आयोग को, कि भाई आप इसकी बताएं, आपका एसबीआई को बोला कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट किया मुझे बताओ, है ना। अच्छा, अब जो आईसीजे है, इसके पास केवल सहमति के आधार पर क्षेत्राधिकार है, अनिवार्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ये भी इसी बात से आपका निकल कर ये पॉइंट आ जाता है। मतलब कोई जो दोनों पार्टी हैं, अगर वो दोनों सहमत है कि ठीक है आईसीजे इस पर निर्णय लेगा, तो वो निर्णय लेगा, अगर कोई भी असहमत है तो वो निर्णय नहीं लेगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो कई मामले में क्या कर देते हैं, वीटो कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वाला भी एक प्रश्न। तो यहां तक हमने एक बेसिक एनालिसिस कर लिया, मैंने जहां तक मुझे समझ में आया मैंने प्रयास किया है। कोई कमी होगी तो आप बताइएगा, हम उससे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई करिए, और जो लोग ना रुक रहे हैं किसी भी कारण से, हमारा प्रयास पता है किन बच्चों के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो सही में कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो सही में अपने क्वालिटी को, अपने आंसर के आपका स्तर को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे आ ही रहे हैं, मैं हिंदी मीडियम वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आइए, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम लेंगे, आपने आंसर जरूर चेक कराइए। तो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में आप सबसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।